So, as you can see, today we are going to discuss the activities of chapter 2 acids, bases, and salts. And this will be the last video of this series. So, let's get started. सबसे पहले हम एक्टिविटी 2.1 को डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम डिस्कस करके उसके क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं एक्टिविटी में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करके उसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे कि कैसे लिखना होगा, है ना। तो एक्टिविटी 2.1 में लिखा है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब तुम्हारे अगर स्कूल में साइंस लैबोरेटरी है, अगर ऑब्वियसली होगा, तो तुमको वहाँ से कुछ सॉल्यूशंस उठा लेने हैं, मतलब कलेक्ट करना है, ऐसा नहीं चोरी नहीं करना, उठाना है। HCl लेना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपको, ठीक है। डाइल्यूट लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। कंसनट्रेटेड तो लोगे तो भाई ख़तरनाक सा चीज़ हो जाएगा आपके साथ। नाइट्रिक एसिड लेने के लिए बोला, एसिटिक एसिड लेने के लिए बोला, और क्या लेने के लिए बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के लिए बोला। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने के लिए बोला, ओके। और क्या क्या बोला, इसके बाद तुमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेने के लिए बोला, फिर बोला तुमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लो, ठीक है भाई, लिया हमने। और क्या लेने के लिए बोला, एमोनियम हाइड्रोक्साइड लेने के लिए, NH4OH, ओके, NH4OH। थोड़ा सा वेट इसको, हाँ। अब क्या बोला, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस ऑन ए वॉच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विथ ए ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स शोन इन टेबल 2.1। तो बोला एक टेबल गिवन है 2.1 टेबल, उसमें कुछ इंडिकेटर्स के नाम गिवन है। तो पहला इंडिकेटर है रेड लिटमस। तो इसके लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, टेबल बनाना तो पड़ेगा भाई साहब। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशंस लेंगे, ये है अपने सॉल्यूशंस, ये है रेड लिटमस में क्या होगा, क्या कलर दिखेगा, और क्या बोला इसमें ब्लू लिटमस में क्या दिखेगा, फिर फिनोप्थेलिन में क्या दिखेगा, अच्छा वर्ड तो लंबा है तो ये लेता हूँ, फिनोप्थेलिन। और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में क्या दिखेगा, इसको हमें बताना है, ओके। सो नाउ व्हाट चेंज इन कलर डिड you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solutions for each of the okay. Tabulate your okay. तो यहाँ पर है सैम्पल सॉल्यूशन, दिस इज रेड लिटमस सॉल्यूशन, यहाँ पर बोला कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, यहाँ पर फिनोप्थेलिन, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज। ओके, सो पहले HCl को हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले HCl क्या है, एसिड। तो रेड लिटमस में नो चेंज, रेड लिटमस सोल्यूशन रेड ही रहेगा। ब्लू लिटमस क्या होगा, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। फिनोप्थेलिन में क्या होगा, फिनोप्थेलिन में कलरलेस रहेगा, ठीक है, मतलब नो चेंज ही होता है। फिनोप्थेलिन का न्यूट्रल कलर कलरलेस होता है, तो एसिड में देने के बाद भी वो कलरलेस ही रहता है, मतलब नो चेंज ही रहता है। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज में एसिड क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है, ठीक है, रेड कलर हो जाता है, ओके। ये HCl का केस था। अब देखो जितने भी एसिड्स हैं उनके साथ सेम ही होने वाला है, तो HCl, H2SO4, HNO3, मतलब जितने भी एसिड्स हैं मैं टिक करने वाला हूँ, हाँ। तो जितने भी मैंने वाइट इंक से टिक किया है उनके साथ सारे के सारे जितने भी हैं उनके साथ सेम टाइप ऑफ चेंजेस ऑब्जर्वेशन में दिखेगा, मतलब नो चेंज
in presence of red litmus solution, it will turn blue litmus solution to red. It will the phenolphthalein solution will remain colorless, and the methyl orange solution will change its color to red. अच्छा, इसमें methyl orange solution लिख लो, यहाँ पर phenolphthalein solution लिख लो, ठीक है। ये तो मतलब एसिड के साथ जो ऑब्जर्वेशन है ये सब के लिए सेम बराबर है, ठीक है। अब मैं इस इंक से करता हूँ। तो अभी मैंने जिस इंक से टिक किया है वो सारे के सारे बेसिस हैं। तो सपोज मैंने NaOH लिया, ठीक है, NaOH लिया, तो इतना बड़ा टेबल का ज़रूरत नहीं है, छोटा सा टेबल से हो जाएगा। तो NaOH क्या है, बेस है। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होता है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन में नो चेंज। फिनोप्थलीन में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ओके, रिकॉल करो अगर आपको याद है, पिंक सोल्यूशन हो जाता है, मतलब कलर जो होता है सोल्यूशन का वो पिंक हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ओके, तो ये था भाई एक्टिविटी 2.1। आराम से एकदम अच्छे से यू कैन से कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो मैंने बाकी का नहीं लिखा बिकॉज बाकी के जितने भी एसिड्स हैं उनके साथ सेम ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा। सिमिलरली बाकी के जितने भी बेसिस हैं उनके साथ सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। नाउ वी आर मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2, एक्टिविटी 2.2 क्या बोला, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन ए प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight and in the fridge. Okay, the cloth strips can now be used to test for acids and bases. Take 2 of these cloth strips and check their odor. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and a few drops of dilute NaOH solution on the other. Rinse both cloth strips with water and again check their odor. Note your observations. Now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their odor. Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla. Okay. Shake well. Check the odor once again and okay. Similarly, test. Okay. तो एक्टिविटी 2.2 में भाई थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आपको बहुत ही बारीकी से कटे हुए प्याज आपको ले लेने हैं। ओके, ऑनियन सबको ले लेना है ना। तो मैं ड्राइंग तो नहीं कर रहा हूँ इसको, बस आपको इसको सुन के रखना है। तो प्लास्टिक बैग में आपने लिया, बारीकी से कटे हुए ऑनियंस को लिया और उनके साथ कुछ स्ट्रिप्स लिया। सपोज़ ऐसे क्लॉथ के ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे होते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स आपको लेने हैं, ठीक है, एकदम पतले से। इसके ऑनियन के कुछ पीसेस लेने हैं, ऐसे ऑनियंस के पीसेस। ठीक है, ऐसे ऑनियन के कुछ पीसेस आपको ले लेने हैं। लेने के बाद इनको एक प्लास्टिक बैग के अंदर क्या कर लेना है, इसको मतलब एकदम अच्छे से बांध देना, एकदम टाइटली, ठीक है, एकदम हवा नहीं निकलना चाहिए। फिर इसको आपको रात भर इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। ओके, जब सुबह आप इसको मतलब खोलोगे उस प्लास्टिक बैग को, तो जो स्ट्रिप्स आपने उस अनियन के साथ रखे हैं, मतलब बारीकी से कटे हुए अनियंस के साथ रखे हैं, तो वही स्ट्रिप्स अभी आप एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। ये जो स्ट्रिप्स हैं एज एन इंडिकेटर यू कैन यूज़ देम। हाउ? तो क्या होता है, आपने ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ा। ओल्ड फैक्ट्री में क्या होता है कि ओडोर चेंज करके हमें बताता है कि एसिड है या बेस, है ना। एसिड में क्या होता है कि ओडोर रहता है लेकिन बेस में ओडोर गायब हो जाता है ना, मतलब स्मेल गायब हो जाता है। तो अब क्या करना है, देखो, द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब ये जो क्लॉथ स्ट्रिप्स हैं
हम इसको इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. ओके, नाउ टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडोर. अब दोनों स्ट्रिप, कोई भी दो, ठीक है, बहुत सारे आपको लेने हैं, कोई भी दो आपको ले लेना है स्ट्रिप्स को, लेकर आपको सूंघना है, इसको स्मेल करना है. तो आपको देखो, आप सूंघ के आपको पता चलेगा कि भाई इसमें भी ऑनियन का स्मेल आ रहा है, ऑनियन का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जैसा होता है, और इसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आता है ऑनियन का, है ना. अब क्या करना है आपको, आपको एक क्लॉथ के स्ट्रिप में, ठीक है, एक क्लॉथ के स्ट्रिप में आपको क्या डालना है, डाइल्यूट HCl. इन वन स्ट्रिप यू हैव टू पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl, और दूसरे स्ट्रिप में आपको डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन के कुछ बूंद गिराने हैं. अब क्या होगा, अब जब आप इसको सूंघोगे, ठीक है, अब जब आप इसको स्मेल करोगे, तब आप नोटिस करोगे कि जिसमें आपने डाइल्यूट HCl के कुछ बूंद टपकाए थे, उसका स्मेल जो है रिटेन्स, मतलब स्मेल रहता है, जैसा स्मेल था वैसा ही स्मेल रहता है. लेकिन जिस क्लॉथ स्ट्रिप में आपने NaOH के सॉल्यूशंस के कुछ बूंद टपकाए हैं, उसका स्मेल गायब हो जाता है, स्मेल वैनिशेस. ओके, उस क्लॉथ स्ट्रिप से ऑनियन का जो स्मेल था वो गायब हो जाता है. ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, rinse both cloth strips with water and again check the odor. अब क्या बोला, अब तुम दोनों क्लॉथ स्ट्रिप्स को पानी से धो डालो. सो आफ्टर वॉशिंग और रिंजिंग दैम विथ वाटर, आप फिर से नोटिस करने लगोगे कि भाई जिस क्लॉथ स्ट्रिप में मैंने या फिर तुमने NaOH का डाइल्यूट सोल्यूशन ऐड किया था, ठीक है, और इसका स्मेल चला गया था, अब वापस से वही स्मेल तुमको मिल रहा है. ठीक है, वापस से तुमको वही स्मेल मिल रहा है. ठीक है, सो आफ्टर वॉशिंग और रिंजिंग विथ वाटर, आफ्टर रिंजिंग विथ वाटर स्मेल रिटेन्स. ठीक है, स्मेल रिटेन्स किसका, बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स, दोनों के दोनों क्लॉथ स्ट्रिप्स के जो स्मेल होते हैं वापस से आ जाते हैं. पहले का तो, इसका तो पहले से ही था, लेकिन इसका वापस आ जाता है. जो अभी नहीं था, अभी गायब हो गया था, वो फिर से आ गया आफ्टर रिंजिंग और क्लीनिंग, और यू कैन से वॉशिंग देम विथ वाटर. अब हम नोट योर ऑब्जर्वेशंस. तो ऑब्जर्वेशन मैंने लिख दिया है, आप खुद से भी लिख सकते हो, आपके अच्छे से एकदम इंग्लिश में अच्छे से एकदम सेंटेंस बनाकर, या फिर आप गूगल का हेल्प ले सकते हो. ठीक है, अच्छे से स्टेटमेंट लिखने के लिए, बस आपको कॉन्सेप्ट तो समझना है ना. नाउ टेक सम डाइल्यूट वैनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ओडोर. अब बोला कि भाई अब ये हमारा काम ख़त्म हो चुका है, अब तुमको लेना है कुछ डाइल्यूट वैनिला एसेंस. सपोज़ यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है अपना, सपोज़ यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है. ठीक है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पर दूसरा टेस्ट ट्यूब है. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया डाइल्यूट वैनिला एसेंस. सपोज इसमें मैंने लिया डाइल्यूट वैनिला एसेंस. तो डाइल्यूट वैनिला एसेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, मतलब अपने अंदर का एक खुशबू है. जैसे कि अनियन का खुशबू थोड़ा स्ट्रॉन्ग खुशबू है, और जैसे कि एक अच्छा डिफरेंट है. तो एक में हमने वैनिला एसेंस लिया, दूसरे में हमने लिया क्लोव ऑयल, लौंग का तेल. ठीक है, जो लौंग हम खाते हैं जब हमारे दांत में दर्द होता है, तो मैं ऐसा खाता हूँ, वैसे चबाता हूँ, जिससे दांत का दर्द जो है वो चला जाता है. चेक योर ओडर. अच्छा, अब जब तुम इसको स्मेल करोगे, इसका स्मेल लोगे एक्चुअली, तो तुमको इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलेगा और इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलेगा. सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ऑब्वियसली मिलेगा भाई. अब क्या बोला, नाउ टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH. ओके, add a few drops of
dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. Check the odor once again and record changes in odor if any. अब क्या बोला? अब बोला फिर से 2 टेस्ट ट्यूब ले लो भाई साहब। तो हमने क्या लिया, फिर से 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए। एक में डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH। तो सपोज इसमें मैंने लिया अपना डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन और इसमें मैंने लिया अपना डाइल्यूट NaOH। ठीक है। अब बोला कि कुछ बूंद डाइल्यूट वेनिला एसेंस आपको इन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। तो मैंने क्या किया, डाल दिया भाई, एज सेड मैंने डाला। तो डाइल्यूट HCl वाले सोल्यूशन में जब मैंने ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस डाला, ठीक है, और शेक किया अच्छे से, तब मुझे डाइल्यूट HCl सोल्यूशन से इस वेनिला एसेंस का थोड़ा थोड़ा स्मेल मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर स्मेल रिटेन्स, मतलब मुझे उस वेनिला एसेंस का खुशबू मिल रहा है, लेकिन NaOH सोल्यूशन में मुझे कोई स्मेल नहीं मिल रहा है। स्मेल वैनिशेस। ठीक है भाई। तो एसिडिक सोल्यूशन में मुझे इसका स्मेल मिल रहा है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में इसका स्मेल मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है। ओके, सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ओडर ऑफ क्लोव ऑयल। अभी सिमिलरली क्लोव ऑयल को भी दोनों फिर से HCl में डालना है और NaOH में डालना है। ओके, तो क्लोव ऑयल को मैंने डाला यहाँ पर एक HCl में और दूसरे को यहाँ पर। ओके, तो क्लोव ऑयल को जब हमने इस डाइल्यूट NaCl में डाला तब उसका स्मेल मुझे मिला। ठीक है, उसका स्मेल मुझे थोड़ा थोड़ा मिला, थोड़ा नहीं ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप ज़्यादा ड्रॉप देते हो। अच्छा, लेकिन जब तुमने बेसिक सोल्यूशन में इसी क्लोव ऑयल को डाला सेम अमाउंट में, तब वही स्मेल आपको नहीं मिलता जो स्मेल आपको यहाँ पर मिल रहा था एसिडिक सोल्यूशन में, है ना। एसिडिक सोल्यूशन में जो स्मेल आपको मिल रहा था वो स्मेल आपको बेसिक सोल्यूशन में नहीं मिल रहा। ओके, बस इतना ही तो था। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ओडर ऑफ क्लोव ऑयल विथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट। ओके, ठीक है। एज आई सेड कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने के बाद उसका स्मेल रहता है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने के बाद उनका स्मेल फुश हो जाता है, मतलब चला जाता है। ठीक है, ये था एक्टिविटी 2.2। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 2.3। इसके बाद एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। बोला कि कॉशन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। ओके, नाइस। सेट द apparatus as shown. Okay, take about 5 ml of dilute sulfuric acid in test tube and add a few pieces of zinc granules to it. What do you observe on the surface of zinc granules? Okay, where bubbles formed in the soap solution. Take a burning candle near. Okay, what do you observe? Repeat this activity with some acids like other observe. Okay, बोला है कि भाई 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। तो एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया और क्या लिया, एंड ऐड ए फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। तो अभी डाइल्यूट H2SO4 के साथ जिंक क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है। ये क्या है, एसिड प्लस मेटल, और जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट फॉर्म होगा अपना ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस H2 गैस लिबरेट होगा, है ना, H2 गैस लिबरेट होगा। अब क्या बोला, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस में तुमको ऐसे ऐसे बबल्स दिखेंगे। ठीक है, तुम NCERT बुक को देख सकते हो, तुमको हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखेंगे एक्चुअली। ठीक है, वो एक्चुअली और कोई गैस का नहीं, मतलब हाइड्रोजन गैस का बबल्स होता है वो, तो वो तुमको दिखता है। ठीक है, सपोज ये एक जिंक का टुकड़ा है, यहाँ से तुमको एक बबल्स दिखेंगे ऐसे। ओके, सो द रिएक्शन जो हो रहा है ये वाला रिएक्शन हो रहा है। अब बोला पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सोल्यूशन। अभी इसी गैस को, मतलब जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है,
इसी गैस को तुम एक सोप सोल्यूशन से पास करो, मतलब साबुन वाले सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन से पास करो, ठीक है, तब तुमको बबल्स दिखेंगे। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन? क्योंकि भाई जो बबल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन भरा हुआ होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, हल्का होता है गैस, तो वो आसमान में उड़ जाने की कोशिश करता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी लाइट, ठीक है, वेरी वेरी लाइट। तुमने देखा होगा जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस से फिल हुए हैं या फिर हीलियम गैस से, वो आसमान में उड़ जाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन से फिल अप होता है वो ऐसा नहीं कर पाता, मतलब वो भारी होता है एक्चुअली। तो हाइड्रोजन गैस क्योंकि लाइटर है सबसे, तो वो उड़ जाता है। तो क्या करता है वो, सोप के सोल्यूशन में जो बबल्स फॉर्म होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होता है, और हाइड्रोजन गैस पतला होता है तो वो उड़ जाता है। ओके, इसके बाद क्या है, टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल। तो बबल के पास, जिस बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप्ड है, उसके सामने एक बर्निंग कैंडल को तुम लेकर जाओ, तो क्या होगा, वो बबल फटेगा, बबल विल बर्स्ट विथ ए पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ फटेगा वो, ठीक है। और यही कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है कि जब भी हाइड्रोजन गैस एक बबल, मतलब बबल के अंदर फिलअप होता है, तब जब तुम उस बबल के सामने एक बर्निंग कैंडल को ले जाओगे तो वो एक पॉप साउंड से फटेगा वो। ओके, अच्छा, तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कि भाई हाँ ये हाइड्रोजन गैस है, बिकॉज और कोई गैस में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, बस हाइड्रोजन गैस में ऐसा मिलता है, ठीक है। आइए, तो इसके बाद क्या, टेक, अच्छा हो गया, व्हाट डू ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व दैट द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ए पॉप साउंड, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम अदर मोर एसिड्स लाइक ACl और H। ओके, तो कुछ दूसरे एसिड्स के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट वाला जब रिएक्ट करेगा तो भाई फिर से सॉल्ट भी फॉर्म होगा, ZnCl2, और क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी सेम ऑब्जर्वेशन होगा, पॉप साउंड से बर्न करेगा, और अगर सोप सोल्यूशन में पास करोगे तो बबल्स तुमको दिखेंगे। ओके, और यहाँ पर भी तुमको जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर हाइड्रोजन के बबल्स दिखेंगे। ओके, अब क्या बोला है इसमें, HNO3 Zn सॉलिड प्लस HNO3। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बोला था कि नाइट्रिक एसिड का एक एक्सेप्शन है कि नाइट्रिक एसिड इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है उसको वो ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, वाटर, along with some oxides of nitrogen, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ZnNO3 प्लस वाटर प्लस या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, कुछ भी हो सकता है भाई, ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो बहुत सारे हैं। अच्छा, तो बस ये वाला थोड़ा सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर HNO3 दिया हुआ है इस रिएक्शन में, मतलब बुक में, कि इसके साथ रिएक्शन के होने के बाद क्या होगा। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। ओके, अगर यहाँ पर जिंक के अलावा अगर मैग्नीशियम देता या फिर मैंगनीज देता तब ये फॉर्म नहीं होता, तब क्या फॉर्म होता, तब H2 ही फॉर्म होता। ये भी एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, जिसे साइंटिस्ट लोग अभी भी निकाल नहीं पाए कि भाई ये होता क्यों है भाई ऐसा, ठीक है। अभी तक साइंटिस्ट लोग इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दे पाए ऐसा क्यों होता है, पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। नाउ व्हाट एसिड, ओके, एसिडिक एसिड CH3COOH डाइल्यूट एसिडिक एसिड है, प्लस Zn मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स, जब रिएक्ट करेंगे तब मिलेगा CH3COO Zn प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमें इस पार्ट को, एसिडिक पार्ट को क्या करना पड़ता है, सामने लिखना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम इसके बारे में जानेंगे, अभी नहीं, ओके, बाद में। तो अभी अगर हम जान लेते हैं तो इंटरेस्ट जो है वो बाद में नहीं रहेगा। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड के केस में ऐसा होता है, ठीक है। मतलब आपको एक्चुअली में लिखना तो ऐसा था, है ना, Zn
इसके बाद CH3COO ऐसा लिखना था, लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए इसको थोड़ा ऐसे लिखा जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्या, जिंक एसीटेट। इसका नाम क्या है, जिंक एसीटेट। ओके, इसका नाम है जिंक एसीटेट। ठीक है, अब क्या बोला था, हाँ इतना ही है। आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट? नो, इट इज़ डिफरेंट इन द केस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये आपको लिख देना है। नाइट्रिक एसिड के केस में ये थोड़ा अलग होता है। ओके, बाकी के केस में सेम टू सेम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में ये ऐसा होता है। तो ये हो गया अपना एक्टिविटी 2.3। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.4, एक्टिविटी 2.4 आइए। अगर इस वीडियो में मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। बिकॉज यू नो अभी रात के बज चुके हैं 12:21। सो मे बी 1 घंटा क्लास लेना थोड़ा सा टफ हो सकता है। वेल आई विल ट्राई। Activity 2.4. Place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Repeat the rest of the steps as in activity 2.3 and record your observations. ग्रैन्यूलेटेड जिंक मेटल का मतलब जिंक मेटल्स के ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से लिखा गया है कि ग्रैन्यूलेटेड जिंक मेटल्स। अरे भाई थोड़ा आसानी से लिखो ना कि ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक या फिर जिंक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूलेटेड मतलब क्या, इसको ग्रेन के फॉर्म में क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, मतलब क्या ग्रैन्यूल्स बनाया गया है, सिंपल सी बात है। अब क्या बोला इसमें, अच्छा रिएक्शन में लिख देता हूँ, सिंपल सा रिएक्शन है देखो। मतलब जिंक के ग्रैन्यूल्स जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे और इसको हीट करेंगे, ठीक है, तब क्या होता है, जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस NaOH। इसमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन बोला है, तो मैं एक्वस लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो जब इसको थोड़ा वार्म किया जाएगा, मतलब हीट किया जाएगा नीचे से, तब क्या फॉर्म होगा, देखो ये क्या है, मेटल प्लस बेस, क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कैसा फॉर्म होगा, थोड़ा अलग सॉल्ट फॉर्म में देखो, सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा वेट, Z कैपिटल N स्मॉल O कैपिटल 2 है इसमें, सोडियम जिंकेट जो कि सॉलिड होगा, और ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही, ऑब्वियसली बात है। इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। जिंकेट एक्चुअली एक रेडिकल है, सोडियम जिंकेट मतलब एक ऐसा आयन यौगिक से जो कि एक से अधिक एलिमेंट से बना होता है, जैसे कि कार्बोनेट, ठीक है। एक क्या है, आयन है 2-, ये कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट से बना है, तो ये रेडिकल है। और जिंकेट का वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है 2, ओके 2, ओके हो गया, ठीक है। बस इतना तो था यहाँ पर। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। मतलब बोला कि जब तुम हाइड्रोजन गैस को सोपी सोल्यूशन से पास करोगे तो बबल्स दिखेगा, बबल्स दिखने के बाद क्या फॉर्म होगा, अच्छा बबल्स के बाद क्या था इसमें देख लेता हूँ थोड़ा सा। बबल्स के बाद हाँ, कि बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं, बिकॉज वो बबल्स एक्चुअली हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, और वो बबल्स के सामने अगर बर्निंग कैंडल को रखोगे तो वो पॉप साउंड से फटेगा। और क्या, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स। अच्छा इसमें एसिड तो नहीं होगा क्योंकि बेस ही है इस बार, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस, कुछ नहीं है, बस सेम एज 2.3, ठीक है। तुम गूगल से जाके ये अच्छे से स्टेटमेंट देख के लिख सकते हो। मैं बस कंसेप्ट का क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ कंसेप्ट का। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस रिएक्शन लिख दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि हाँ भाई कैसे कैसे हो रहा है ये, ओके। नाउ एक्टिविटी 2.5, take 2 test tubes, label them as A and B, take about 0.5 gram of sodium carbonate in test tube and about in hydrogen, okay, add some। अच्छा जी ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए फिर से। ओके, एक को हमने दे दिया भाई नामकरण कि भाई इसमें है, ये है टेस्ट ट्यूब ए, ये है टेस्ट ट्यूब बी। अब क्या इतना ग्राम, अच्छा यहाँ पर हमने कुछ लिया है, क्या लिया है 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। और यहाँ पर कुछ लिया है हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, मतलब बेकिंग सोडा लिया है, सिंपल सी बात है। ओके, इन टेस्ट ट्यूब बी, ओके, एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ। डाइल्यूट HCl ऐड किया है तो ये बन जाता है सॉल्यूशन, तो HCl ऐड किया है डाइल्यूट वाला, यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन बन जाएगा, डाइल्यूट HCl ऐड किया है। ओके, अब क्या व्हाट डू ऑब्जर्व, अब क्या होगा देखो, तो जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो कुछ फॉर्म होगा, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो कुछ फॉर्म होगा। तो रिएक्शन देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो टेस्ट ट्यूब ए का रिएक्शन देखते हैं। टेस्ट ट्यूब ए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड प्लस HCl डाइल्यूट या फिर एक्वस लिख सकते हो, अच्छा एक्वस लिख देता हूँ। तो जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या, वाटर। तो जब सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, क्या सॉल्ट, NaCl, ऑब्वियसली बात है, NaCl एक्वस फॉर्म होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा और वाटर मिलेगा जी, है ना। ये टेस्ट ट्यूब ए का रिएक्शन है। इसको बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस करने के लिए सिंपली तुम यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो और बस तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब टेस्ट ट्यूब बी में क्या रिएक्शन हो रहा है देख लेते हैं, क्या कुछ नया फॉर्म होगा, देख लेते हैं आराम से। तो अभी क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट सॉलिड है ये, प्लस HCl एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी मेटल बाइकार्बोनेट और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर भी सॉल्ट फॉर्म होगा NaCl एक्वस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा और वाटर फॉर्म होगा, है ना। तो गौर से देखो, यहाँ पर भी प्रोडक्ट सेम है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट सेम है ना, यहाँ भी प्रोडक्ट सेम है, यहाँ भी प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड solution as shown in figure 2.2 and record your observations। अब बोला है कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब में जो गैस फॉर्म हुआ है, गैस क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली बात है, उस गैस को तुमको लाइम वाटर से पास करना है। तो क्या किया हमने, दोनों ही टेस्ट ट्यूब से सेम गैस रिलीज हुआ, लिबरेट हुआ, तो हम सिर्फ एक ही रिएक्शन दिखाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जब हम इसको पास कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से एक्वस, तब यू नो व्हाट फॉर्म्स, कैल्शियम कार्बोनेट एज ए सॉलिड, और ये होता है अपना प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट, और साथ ही साथ वाटर, ठीक है, वाटर लिक्विड है। ओके, तो इसी सोडियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये मैंने चैप्टर 1 में ही बता दिया था। तो दिस इज वाइट पीपीटी, ठीक है। और इसी के वजह से क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। इसी वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ये अपना लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लैक्ट लाइम भी कहते हैं इसको, ओके, स्लैक्ट लाइम वाटर, और ये अपना वाइट प्रेसिपिटेट, हाँ ठीक है।
अब जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करवाते हैं, मतलब इस जो यहाँ पर लाइम वाटर में, तब क्या होता है? तो जब हम नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो ये फॉर्म होगा। जब इसमें हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तब क्या होगा? जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करके और कुछ नया चीज़ फॉर्म करता है। यू नो दैट, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो फॉर्म होता ही है अलॉन्ग विद वाटर। प्लस जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस फिर से देते हैं एकदम अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से एकदम मज़े से, तब फॉर्म हो जाता है भाई कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यह भी एक्वस होता है, ठीक है। और क्योंकि एक्वस है मतलब क्या, ये सोल्यूबल है वाटर में, ओके, तो मिल्कीनेस गायब हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ये होता है सोल्यूबल इन वाटर। तो मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ वाटर में सोल्यूबल है तो क्या तुमको वो दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। तो ये क्या कर देता है, लाइम वाटर का मिल्कीनेस डिसअपियर करता है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। इसके फॉर्मेशन से मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो जिसके लिए मिल्कीनेस हो रहा था वही अभी गायब हो गया है। तो जिसके लिए मिल्कीनेस हो रहा था वो अभी नहीं है, इसलिए ये हो जाता है मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ओके, अच्छा, तो बस इतना ही था यहाँ पर एक्टिविटी 2.5 में। ओके, और कुछ यहाँ पर नहीं, और कुछ नहीं। एक्टिविटी 2.6। नाउ एक्टिविटी 2.6 में क्या बोला? टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थेलिन सोल्यूशन। ये लीजिए आपका टेस्ट ट्यूब आराम से। यहाँ पर है अपना डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। फिर बोला कि कुछ बूंदे आपको टपकाने हैं, किसके? फेनोप्थेलिन इंडिकेटर का, है ना, फेनोप्थेलिन इंडिकेटर का। फिर क्या होगा? व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन? मतलब जो फेनोप्थेलिन सोल्यूशन है, ओ नहीं सॉरी, ओ सॉरी, मतलब अभी इस सोल्यूशन का कलर क्या होगा जब तुम फेनोप्थेलिन ऐड कर दोगे? तो इसका आंसर होगा भाई पिंक, पिंक हो जाएगा। ऐड डाइल्यूट HCl टू द एबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब क्या बोला? अब तुम उसमें डाइल्यूट HCl डालते रहो, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन डालते रहो। अब क्या होगा? हमें पता है इंडिकेटर फेनोप्थेलिन बेस के प्रेजेंस में पिंक हो जाता है और एसिड सोल्यूशन के प्रेजेंस में फिर से कलरलेस हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि बेस का जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, वो धीरे धीरे घटेगा और एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो एट द एंड क्या होगा? फेनोप्थेलिन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे करके पिंक से कलरलेस हो जाएगा। तो पिंक से क्या हो जाएगा? कलरलेस, ठीक है, पिंक से हो जाएगा कलरलेस, ठीक है, जब डाइल्यूट HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप पुट करोगे। इज देयर एनी चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? यस, यह भी कलरलेस हो जाएगा। वाई डिड द कलर ऑफ फेनोप्थेलिन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड? क्योंकि ये एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, ये वाला फेनोप्थेलिन। ओके, ये होगा इसका आंसर। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द मिक्सचर। अभी फिर से NaOH डालने के लिए बोला भाई, मतलब फुल मस्ती में है लोग। अभी फिर से NaOH डालो भाई, फिर से NaOH दिया मैंने, ठीक है, एकदम डाइल्यूट वाला। डाइल्यूट लिखा नहीं है यहाँ पर, तो डाइल्यूट ही लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। डाइल्यूट हमने डाला, अब क्या होगा? कलरलेस से फिर से पिंक हो जाएगा, बिकॉज क्या होगा अभी धीरे धीरे क्या, देखो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ये पूरा जो लिक्विड था, सोल्यूशन था, इसका कंसंट्रेशन बेसिक था फुल। फिर धीरे धीरे करके क्या आ गया? एसिड का सोल्यूशन, सॉरी एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता गया जब तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते गए एसिडिक HCl को। फिर पूरा सोल्यूशन एसिडिक हो गया, मतलब कलरलेस हो गया पूरा सोल्यूशन, बिकॉज फेनोप्थेलिन एसिड के प्रेजेंस में कलरलेस हो जाता है। फिर तुमने धीरे धीरे करके फिर से NaOH डाला, तो फिर से धीरे धीरे करके एसिडिक कंसनट्रेशन फिर से बेसिक में कन्वर्ट होता गया। कन्वर्ट होते होते फिर से ये क्या बन गया? फिर से ये सोल्यूशन पूरा बेसिक बन गया इसका कंसनट्रेशन। अब
फेनोल्फथालीन तो भाई बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स, तो डज द पिंक कलर ऑफ द फेनोल्फथालीन रीअपियर? यस, यस, आंसर इज यस, यस, ऑब्वियसली। Why do you think this has happened? Because the phenolphthalein is an indicator who changes its color from colorless to pink in the presence of a basic solution, बस simply, ठीक है। और इसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि भाई फेनोल्फथालीन का कलर चेंज क्यों होता है ना। तो मेन रीज़न तो वही है कि कंसनट्रेशन कम हो जाता है फिर बढ़ता है। और एक और रीज़न है कि भाई एक और रीज़न साइड बाय साइड एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जब यहाँ पर एसिड और बेस का रिएक्शन भी हो रहा है, जो हमें देता है सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रहा है यहाँ पर, यू कैन क्लियरली सी। तो सॉल्ट भी फॉर्म तो होगा यहाँ पर, सॉल्ट फॉर्म ज़रूर होगा, NaCl सॉल्ट फॉर्म होगा, लेकिन वो एक्वस स्टेट में फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब सोल्यूबल इन वाटर में फॉर्म होगा, तो हमें दिखेगा नहीं वो, ठीक है। जब हम इवापोरेशन करेंगे या फिर बॉइलिंग करेंगे तब जाके हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग नहीं, सॉरी, इवापोरेशन से काम होगा एकदम इफेक्टिव। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और चीज़ लिख देता हूँ, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है थोड़ा सा, ओके। NaOH एक्वस प्लस HCl also aqueous giving NaCl also aqueous plus water, ओके। अब एक्टिविटी 2.7 की तरफ बढ़ते हैं। Activity 2.7. Now what is said in activity 2.7? Take a small amount of copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. Note the color of the solution. What has happened to the copper oxide? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। क्यों? बिकॉज आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज PSC, मैजिंटल, अच्छा भाई साहब रुको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, जिंक, इसके बाद आयरन मतलब फेरम, फिर आयरन के बाद निकेल, फिर टीन मतलब SN, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम, है ना। तो एज यू कैन क्लियरली सी कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है, मतलब बहुत नीचे है, हाइड्रोजन से भी नीचे है। तो ये जो है, ये जो मेटल्स तुमको दिख रहे हैं, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मतलब बहुत कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते किसी एसिड के साथ, बेस के साथ, इसके बाद अदर थिंग्स, उनके साथ इतना रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। बहुत कम मतलब इंट्रोवर्ट लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक सारे के सारे इंट्रोवर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सबसे एक्सट्रोवर्ट है, फिर धीरे धीरे ये इसका एक्सट्रोवर्ट से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ तक आके ये सारे के सारे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, ओके। तो कॉपर मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कॉपर मेटल का ऑक्साइड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर पाता है। सो दिस इज़ द ओनली मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जिसका मेटल फॉर्म में ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इंट्रोवर्ट है, लेकिन इसका ऑक्साइड फॉर्म में ये रिएक्ट करता है हाई डाइल्यूट HCl के साथ, ओके। ये बात आपको याद रखना है। तो क्या होता है बोलो इसमें, देखो, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड लिया हमने CuO कॉपर ऑक्साइड, इसमें हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl ऐड किया, मतलब रिएक्ट होगा, अभी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन हुआ, तो क्या होगा, एसिड प्लस
एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड जो कि होता है बेसिक इन नेचर, तो बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, तो फॉर्म होगा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, ये फॉर्म होगा। ठीक है, ये फॉर्म होगा। अब कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? कॉपर ऑक्साइड का कलर मैंने आपको चैप्टर में बता दिया था आई गेस, जो कि होता है ब्लैक इन कलर। और कॉपर क्लोराइड का कलर होता है भाई ब्लू एंड ग्रीन, यू कैन से ब्लूइश ग्रीन। ओके, ब्लूइश ग्रीन। इसको मैं ब्लू ग्रीन लिख देता हूँ भाई, ब्लूइश वर्ड थोड़ा सा इसका स्पेलिंग मुझे नहीं आता। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन लिख देता हूँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग सिर्फ ग्रीन लिख के आ जाते हैं, तो वो गलत है भाई, पूरा लिखना पड़ेगा आपको भाई ब्लू ग्रीन, क्योंकि ब्लू ग्रीन वर्ड और सिर्फ ग्रीन वर्ड बहुत डिफरेंट होता है। और कुछ भाई कुछ चालाक लौंडे हैं भाई कि वो ब्लू ही सिर्फ लिख के आते हैं। अरे भाई ब्लू तो भाई कॉपर सल्फेट का कलर है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर है, इसका कलर है भाई, इसका कलर है ब्लू, है ना? तब तो ये इसको मीन करेगा, है ना? तो इसका ऐसा नहीं होता। ओके, आपको फुल लिख के आना है। तो अभी बोला नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, तो कलर ऑफ द सोल्यूशन विल बी व्हाट, ब्लू ग्रीन। ओके, कलर ऑफ द सोल्यूशन विल बी ब्लू ग्रीन। एंड व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो चुका है। ओके, इट डिजॉल्व हो जाता है, द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स, कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व होकर एक नया आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है कॉपर क्लोराइड, जिसका कलर ब्लू ग्रीन होता है। तो ब्लैकिश कलर जो है वो अभी नहीं रहता, वो ब्लू ग्रीन हो जाता है। ओके ठीक है भाई, इतना ही है यहाँ पर, और कुछ है नहीं इसमें। नाउ एक और लास्ट में करके जाता हूँ, इसके बाद मुझे सोना भी पड़ेगा, तो सब देख सकते हो 12 बज के कितना हो चुके हैं। ओके एक्टिविटी 2.8। ओके, लास्ट एक्टिविटी आज के वीडियो के लिए, एक्टिविटी 2.8 क्या लिखा है देखते हैं। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, फिक्स टू नेल्स ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन ए 100 ml बीकर, कनेक्ट द नेल्स। ओके, अच्छा जी, तो एक्चुअली ये प्रूफ करने का एक्टिविटी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ भी सकता है एग्जाम में, कि शो विद एन एक्टिविटी दैट एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट glucose solution and alcohol solution having hydrogen atom cannot conduct electricity, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन, जब इनका एक्वस सोल्यूशन हमें मिलता है या फिर हम एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है, तो वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज, अल्कोहल, उनके पास भी हाइड्रोजन एटम है, एसिड की तरह, एसिड के पास भी हाइड्रोजन एटम है, उनके पास भी है, लेकिन फिर भी वो वाटर में, उनके एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? ओके, तो यही है, यही है इसका रिएक्शन, मतलब ये वाला एक्टिविटी है इसका मेन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सिंपल आपको एक बीकर लेना है, आराम से एकदम मत जानी लाइफ। ओके, बीकर लेना है आराम से। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक रबर कॉर्क लगा देना है। ठीक है, जिससे कि जो नेल्स हैं वो एक जगह पर रहे। और रबर ही क्यों? बिकॉज रबर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई रबर का कॉर्क लगाया। यहाँ पर एक आयरन नेल लगाया मैंने, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ठीक है, लगा दिया। थोड़ा सा अच्छा सा ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, आयरन नेल हमने लगाया। ओके, अब क्या, अब हम क्या करेंगे, हम इस आयरन नेल को पॉजिटिव टर्मिनल से जॉइन कर देंगे सर्किट के, मतलब बैटरी के, ताकि हम सर्किट बना सकें। तो इसको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब एनोड, यह बन गया अपना एनोड, यह बन गया अपना बैटरी, 6 वोल्ट्स का बैटरी बोला।
तो 6 वोल्ट का है, तो भाई थोड़ा अच्छा सा बैटरी दिखाना पड़ेगा। ड्यूरासेल वेरासेल है ना, ड्यूरासेल। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये लो भाई, अच्छा खासा। अब ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया इसके नेगेटिव टर्मिनल से, ओके। इस नेल को हमने ज्वाइन कर दिया इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये है पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, तो इस आयरन नेल को हम कहेंगे, इस वाले आयरन नेल को हम कहेंगे एनोड, और इसको हम कहेंगे कैथोड। एनोड और ये कैथोड, ओके। अब नाउ व्हाट, अरे भाई साहब रुको रुको, मैंने तो बल्ब लगाया ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा ना। ओह सॉरी, बल्ब ही नहीं लगाया है जी, तो पता कैसे चलेगा कि बल्ब जल रहा है। ये लो, बल्ब भी लगा दिया, ओके। दिस इज 6 वोल्ट बैटरीज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका 6 वोल्ट है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब पढ़ाऊँगा बाद में, अभी नहीं। तो जी हाँ भाई, बीकर ले लिया। अब क्या बोला, टेक 2 नेल्स, ओके। 100 ml बीकर, 100 ml बीकर, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ तक पानी लिया है 100 ml तक, आइए 100 ml तक पानी लिया जाए। ठीक है, 100 ml हमने पानी नहीं, सॉरी पानी नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज और अल्कोहल, ओके। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन, डाइल्यूट वाला ऑब्वियसली बात है, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज का सॉल्यूशन और अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहल का सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या, कनेक्ट द नेल्स टू टर्मिनल्स ऑफ, ओके। स्विच की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बिना स्विच के भी कर सकते हो, तो इट्स योर चॉइस। बिना स्विच, मैं एक्चुअली बिना स्विच के करता हूँ तो अच्छा होगा, ठीक है। स्विच के भाई ऑन ऑफ कर, स्विच मतलब क्या, ऑन ऑफ करने का बस काम, और कुछ नहीं है। नाउ pour some dilute HCl in a beaker and switch on the current। तो हमने क्या किया, अभी हमने सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डाइल्यूट HCl, मतलब सॉरी HCl सोल्यूशन हमने इसमें डाला। तब हमने देखा कि भाई लाइट तो जलने लगा, बल्ब तो, अरे कैसे यार, ये बल्ब तो जलने लगा, ओके। बल्ब जलने लगा जब हमने HCl डाला, ओके। नाउ वी विल रिपीट दिस विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी सेम टू सेम है, बल्ब जलता है, ठीक है। लेकिन जब बल्ब ग्लोस, लेकिन जब हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहल सॉल्यूशन लेते हैं इस बीकर में 100 ml, तब बल्ब नहीं जलता है, क्यों नहीं जलता है, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है, आइए जानते हैं। तो बल्ब डजंट ग्लो, ओके। Now repeat the experiment separately with okay, what do you observe? Does the bulb glow in all cases? Obviously no. एसिडिक सोल्यूशन के केस में बल्ब जलता है, लेकिन जो ग्लूकोज और अल्कोहलिक सोल्यूशन है उनके केस में ये नहीं जलता। Now why so? Because एसिड्स जो है, ठीक है, ये जो है ये प्रॉपर डिसोसिएट होते हैं। ये पानी में जब तुम इसको क्या करोगे, डालोगे, तब ये प्रॉपर डिसोसिएट होंगे। देखो H+ आयन में डिसोसिएट होगा और Cl- आयन में डिसोसिएट होगा। इसमें एक्वस लिख लो भाई,
इसमें भी एक्वस लिख लो, बिकॉज हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल होता है बहुत, ठीक है। ये जल्द से किसी के साथ रिएक्ट करके मतलब करना चाहता है भाई, बहुत ही शैतान है, शैतान। ओके, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और ये क्लोराइड एक्वस आयन बन जाता है, ठीक है जी। अच्छा, तो तुम देख सकते हो इनका प्रॉपर डिसोसिएशन हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके जी। अच्छा, सिमिलरली H2SO4 भी प्रॉपर डिसोसिएट करता है 2H प्लस एक्वस एंड SO4 2 माइनस एक्वस। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रॉपर डिसोसिएट करता है। सो दिस बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम उनको कहते हैं जो पानी में देने के बाद डिज़ोल्व होकर प्रॉपर डिसोसिएट हो जाए। ओके, लेकिन ग्लूकोज सोल्यूशन बेचारा ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। ये डिसोसिएट हो ही नहीं पाता, कुछ होता है और कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो प्रॉपर डिसोसिएट नहीं हो पाता, मतलब आयंस में टूट नहीं पाता, ठीक है। नॉट आयनाइजेबल लिख सकते हो, नॉट आयनाइजेबल, ठीक है, नॉट आयनाइजेबल। तो अब मुझे बताओ, अब अच्छा तुम मुझे बताओगे भाई, अरे यार ये क्या बात हुई भाई, ये आयनाइजेबल होना ज़रूरी है क्या? क्या बिना आयन में टूटे क्या कोई नहीं हो सकता क्या? मतलब क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्या? मेरा आंसर है जी नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बिकॉज मेरे लाल, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं HCl में और H2SO4 में, जो जैसे तुमने देखा, उसके पीछे असली जो हाथ है किसका है पता है? इन आयंस का। द मेन रोल आर ऑफ दिस आयंस। इनके बिना भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं सकता। तो अगर यही पैदा नहीं हो रहे हैं, मतलब यही निकल नहीं रहा है भाई, आयन से नहीं मिल रहा भाई सोल्यूशन से, तो वो सोल्यूशन का खाक तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। यही आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कैरी करते हैं, कैरी करके एक यहाँ पर एक सर्किट को पूरा कर देता है, ठीक है। सर्किट को यहाँ से पूरा कर देता है, ब्रिज को ऐसे बंद कर देता है, मतलब ब्रिज को ऐसे, यहाँ पर देखो ब्रिज नहीं था, अब यहाँ पर ब्रिज बना दिया इसने, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट बन जाता है, फ्लो ऑफ करंट बनता है, बनने के बाद बल्ब जलता है बेटा। ओके, तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, बट in the case of glucose and alcohol solutions it will not conduct electricity because glowing of the bulb अच्छा, और एक बात, glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current। अब ज़रा सोचो, बल्ब जलता है कब? जब इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पर देखने को मिला हमें? HCl और H2SO4 में। क्यों? बिकॉज इन दो सोल्यूशंस में बल्ब जला, और बल्ब जलने का एक ही मतलब होता है कि भाई यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट बन गया है। और बना कैसे भाई? यहाँ पर तो कोई ब्रिज ही नहीं था, मतलब भाई किसी ना किसी ने तो ब्रिज बनाया है, और वो कौन है? और वो है अपने आयन चाचा लोग। ओके, ठीक है। ओके, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस। ओके, आयंस लोग ये काम करते हैं, कैरी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई। अब क्या? एसिड्स कंटेन H प्लस आयन एज cation and anion such as chloride, Cl minus in H, HCl, NO3 minus in HNO3, SO4 2 minus in H2SO4, CH3COO minus in CH3COOH. Since the cation present in acids is H plus, this suggests that acids produce hydrogen ions, H plus aqueous ion in solution, which are responsible for their acidic properties. ये सब बातें की ज़रूरत नहीं था भाई वैसे भी। अच्छा, तो मेन काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का पीछे का मेन कारण कौन है? आयंस। और आयंस बनेगा कैसे भाई? कॉम्प्लीट डिसोसिएशन जब होगा, और कॉम्प्लीट डिसोसिएशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पूरे अच्छे तरीके से टुकड़ा होना पड़ेगा, डिसोसिएट होना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का भाई तुम सोचो ही मत। सिंपल सी बात है भाई। ओके, तो ये एक एक्टिविटी है
टू शो दैट एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस क्या बोलते हैं उसको, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो यहाँ पर NaOH KOH के केस में भी सेम होगा, तुमको सेम देखने को मिलेगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ओके, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, तो आई गेस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 2.9 को डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे इस एक्टिविटी मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इस चैप्टर में उसको ख़त्म करने का। आसान ही है, ज़्यादा है नहीं और ज़्यादा, और बस 7 एक्टिविटीज़ बाकी हैं, वो हो जाएगा आराम से, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।